हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और मैं लेके आ गया हूँ क्लास 12th का हिंदी सब्जेक्ट का असाइनमेंट, जिसे मैं समझाने भी वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही नोट कीजिएगा। आप अगर आप कॉपी करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, केवल आप असाइनमेंट ही कंप्लीट कर पाओगे, कुछ सीख नहीं पाओगे इस वजह से। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई है, या उनके पास मोबाइल नहीं है, या नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वे पढ़ाई से वंचित हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे है सिल्वर बैंडिंग के आधार पर यशोधर पंत के स्वभाव के कोई 5 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो 5 विशेषता उसके इन प्रकार है। यशोधर बाबू एक संस्कार संपन्न व्यक्ति हैं। उनका व्यवहार सभी के लिए उचित रहता था, किसी के साथ दुर्व्यवहार वो नहीं करते थे। दफ्तर के समय पर ही जाते थे तथा वे प्रसन्नचित्त होकर काम करते थे। हर काम में वो खुशी दिखाते थे, समय के बिल्कुल पाबंद थे। यशोधर बाबू के सामने कोई भी बदतमीजी से पेश आता तो उसे अनदेखा कर देते थे, उसके साथ वो और बदतमीजी करके उसके बात ही नहीं करते थे। वो इस तरीके से समझाया गया है कि अगर कोई बदतमीजी करे तो उसे अनदेखा ही कर दो, आप उस पर ध्यान ना दो। उसके बाद है 4th, यशोधर बाबू ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह की खुशी पर सभी कर्मचारियों को क्या पिलाया था? चाय पिलाया था। फिर है यशोधर बाबू के जीवन में किसनदा नाम का एक गुरु था, क्योंकि जब पहली बार यशोधर बाबू दिल्ली आया था तो सबसे पहले किसनदा से ही मुलाकात हुआ और उन्होंने उसे ही नौकरी दिलाई थी। इस वजह से वो आज इस मुकाम पे आ पाया। तो ये टोटल 5 विशेषताएं हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उषा कविता के उन अपमानों को स्पष्ट कीजिए जिसके कारण कविता में गांव की सुबह का चित्र कहा जाता है। उपमानों को होगा वो। तो उषा कविता के उन अपमानों का जिनके कारण गांव की सुबह का चित्र कहा जाता है। उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। सुबह की जो कार्य है हमारे, जो भी गाँव में दिखाई देता है, उसको उस कविता के माध्यम से बताया गया है। तो कविता में नीले रंग से प्राप्त प्रातःकालीन आकाश को राख से लिया हुआ कहा गया है। ग्रामीण परिवेश में गृहिणी भोजन बनाने के लिए चौका को राख से लिपटी है, जो काफ़ी समय तक गीला ही रहता है। दूसरा बिंब काले सील का है। पत्थर के काले टुकड़े पर केजर पीसने का भी गांव की महिलाएं भी करती है। और तीसरा बिंब है काले स्लेट पर लाल खड़िया चौक मलने की क्रिया नन्हे ग्रामीण बालकों के द्वारा होती है। इस बिंबात्मक चेतना में गतिशील शब्द चित्र भी मौजूद हैं। यहाँ सवेरे सवेरे अपने कार्यों में लगे ग्रामीण जनजीवन की गतिशीलता को स्पष्ट करने वाले प्रतिमान हैं। यहाँ स्थिरता का नामो निशान नहीं है, लगातार गतिशीलता कार्यों में होते रहती है। गतिशीलता इस अर्थ में भी है कि 3 शब्द चित्र स्थिर ना होकर किसी क्रिया को अभी अभी समाप्त होने का ये सूचना प्रदान कर रही है कि ये जो क्रिया हो रही है वो समाप्त होगी। फिर उसके बाद है पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डालते हुए संक्षेप में लिखे। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे, तो उसी के आधार पर ही है अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो सब आपको एक न्यूज़पेपर पर दिखाई देगा। देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित कर उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विद्या या विधा को बोलते हैं पत्रकारिता। तो पत्रकारिता के विविध आयाम हैं, किन्हीं विचार, टिप्पणी, फोटो, संपादकीय लेख, फोटो, कार्टून वगैरह जो छोटा छोटा व्यंग रहता है उसको भी डाला जाता है आदि को छापना पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इनके आयाम इस प्रकार हैं: संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन, फोटोग्राफ्स वगैरह। फिर उसके बाद है इंदर सेना। सबसे पहले गंगा मैया की जय, इंदर सेना है वो, सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? नदियों को तो माँ के समान यहाँ पूजा जाता है। तो उत्तर इस प्रकार है: वर्षा के ना होने पर गांव के लड़के इंदर सेना के रूप में एकत्रित होते हैं और उनका पहला जयकारा होता है, बोल गंगा मैया की जय। यह इंदर सेना गंगा मैया की जय 2 कारणों से बोलते हैं। गंगा मैया को हमारे भारतीय जनजीवन में विशेष आदर सम्मान प्राप्त है। प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले उसका स्मरण किया जाता है। गंगा पवित्र जल का भंडार है। इंद्र से भी जल भर जाने की प्रार्थना की जाती है। काले मेघा पानी दे, अतः दोनों का संबंध जल से ही होता है। फिर हमारे भारतीय संस्कृति में नदियों का क्या स्थान है ये बताया गया है। नदियों को विशेष स्थान दिया जाता है, माँ का रूप माना जाता है। हमारी संस्कृति में नदियों को पूज्य माना गया है तथा माँ की मान्यता भी दी गई है।
नदियों के तट पर हमारे सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हुए हैं। बहुत सारे मंदिर नदियों के तट पर ही है। अधिकांश मंदिर नदियों के तट पर ही बनाए जाते हैं। प्रमुख औद्योगिक धार्मिक नगर नदियों के तट पर ही हैं बने हैं। नदियों को भारतीय संस्कृति में मोहकदायिनी माना जाता है। नदियों में गंगा नदी का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। फिर इसके बाद है 5th क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आशय स्पष्ट करके लिखिए। यहाँ पे कविता का खिलना है फूलों के बहाने, इसका अर्थ क्या है? तो इसमें कवि कहते हैं कि कविता कवि की कल्पना की उड़ान की तरह है। जिस प्रकार चिड़िया की उड़ान है, लेकिन उड़ान भी एक सीमा होती है, परंतु कवि की कल्पना की अर्थात कविता की कोई सीमा नहीं है। कविता फूलों के बहाने खिलना, क्योंकि फूलों को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। उसके मन में कविता फूलों की भांति विकसित होती है। जिस प्रकार फूल पराग, मधु व सुगंध के साथ खिलता है, उसी प्रकार कविता के मन में भी भावों को लेकर रची जाती है। फिर है कविता का खिलना, भला फूल क्या जाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि की कल्पना फूलों की तरह खिलती है, परंतु फूलों के खिलने की भी एक सीमा होती है। अतः फूल क्या जाने, फूल बगीचों के बाहर तथा बगीचों के अलग अलग उद्यानों को अपनी अपनी खुशबू से महकाते हैं, परंतु फूल सुबह खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। वे एक निश्चित समय में खिलते हैं और मुरझा भी जाते हैं। फिर उसके बाद है कविता फूल की तुलना में बिना मुरझाए लंबे समय तक पाठकों के विचारों में महकते हैं, अतः फूल से कविता की तुलना नहीं की जा सकती है। फिर इसके बाद है इस पद्यांश का मूल आशय स्पष्ट कीजिए। तो पद्यांश दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पद और अंश। कविता में के किसी एक छोटे टुकड़े को हम क्या कहते हैं? पद्यांश कहते हैं। बिना मुरझाए बाहर भीतर कौन महकता है? स्पष्ट कीजिए। फूल तो खिलकर मुरझा जाते हैं और उनकी महक समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत कविता कभी मुरझाती नहीं है, वह सदैव बनी रहती है, उसकी महक हमेशा बरकरार रहती है। एक अच्छी कविता सदा तरोताज़ा रहती है, प्रतीत होती है। कविता का प्रभाव चिरस्थायी होता है। उपयुक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? पाठ व कवि का नाम लीजिए। उपयुक्त पद्यांश को पाठ 3 कविता के बहाने से लिया गया है। इसे कवि कुंवर नारायण जी ने क्या किया है? लिखा है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी में बनाया गया है। तो कोई भी अगर डाउट हो तो आप मैसेज कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा यूट्यूब पे, हम कोशिश करेंगे उन्हें समझाने की। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।